हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुधर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि अभी हम जो नेशनल करंट अफेयर देख रहे थे और साथ में इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे। नेशनल करंट अफेयर की जो पहली क्लास थी उसमें हमने 4 महीने के नेशनल करंट अफेयर को देखा। जनवरी माह, मई, जून और जुलाई 4 महीने कंप्लीट हो गए थे। बचे कौन से थे? फरवरी के बचे हुए थे, मार्च के बचे हुए थे और अप्रैल के। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमें 2025 का करना था, हम 7 महीने कर दिए हैं। अब अगस्त कंप्लीट होने दीजिए, हम अगस्त का भी कंप्लीट करवा देंगे। तो ये 7 महीने का जो करंट अफेयर, यहीं से मैक्सिमम चांस है कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अगस्त का बहुत कम पूछेगा, ठीक है, हो सकता है कि ना ही पूछे। ये 7 महीने करंट अफेयर को आप अच्छे से कवर कर ले। साथ में हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे को भी आप अच्छे से तैयार कर ले। ये दोनों चीज़ों को आप चाहे तो अपने दोस्तों की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। आपके पास दोस्त तो होंगे, मान लीजिए दोस्त नहीं है तो आपके भाई बहन होंगे, उनको बोलिए और आप उनके सामने पढ़िए, ठीक है, तेज तेज से। जैसे कि मान लीजिए आपने 4 महीने का जो करंट अफेयर है अभी जो हमने आपको पहले पढ़ाया था, तो ये 4 महीने करंट अफेयर को आप बोलिए कि ठीक है आप बैठो, ठीक है, और मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ करके। तो जब आप समझाने के पर्पज से जाएंगे तो समझाना एकदम ऐसा नहीं कि आप उसमें खो गए और हमारे टाइप का समझाने लग गए, नहीं। बस आप जैसे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको एज इट इज पढ़िए, ठीक है, थोड़ा सा तेज तेज से, ठीक है, तो सामने वाले को लगे कि हाँ यार समझा रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं मुझे। वैसे करके आप करेंगे तो आप देखेंगे, या फिर अगर मान लीजिए आपका दोस्त रहेगा तो 5 से 7 पेज आप पढ़िए, फिर उसके बाद बोलिए कि चलिए भाई मैं थक गया हूँ, अब 5 से 7 पेज आप पढ़िए, ठीक है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान रहना चाहिए, या फिर जब आपका दोस्त पढ़ेगा तो आपके कान में जब बात जाएगी तो चीज़ें सीधी सी बात है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलना कि भाई प्लीज़ एक बार फिर से बताओ। ऐसे करेंगे तो खेल खेल में ही आपका लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, एक भाग। वैसे ही 2 से 3 दिन में देखेंगे पूरा का पूरा नेशनल कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आपका छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 दिन में ही आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम खेल खेल में ही ये तीनों चीज़ों को कर लेंगे, और ये तीनों चीज़ ऐसे ही किए जाते हैं करंट अफेयर, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा रहती है, इसलिए आप ऐसे ही करें। इससे क्या हो जाएगा, तो आपका खेल भी हो जाएगा, आपका थोड़ा मस्ती भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे बातें करेंगे, आप पढ़ेंगे साथ में, तो आप एक टारगेट बना के रखना कि मैं कभी भी 1.5 घंटे से ज़्यादा सामने वाले के साथ बातचीत नहीं करूँगा या फिर यहाँ पे पढ़ाई नहीं करूँगा। उससे क्या हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा बातचीत करेंगे तो फिर आप उसी में गुम जाएंगे, पता है पूरा दिन आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो वैसे नहीं करना है। 1.5 घंटे में जितना हो पाता है करिए, उसके बाद फिर अगला आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। चलिए, तो वैसे करके आप नेशनल करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे तो आपका ओवरऑल 10 नंबर पक जाएगा। नेशनल करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे, कम से कम आपका 10 नंबर बनेगा, इससे ज़्यादा ही नंबर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज की क्लास की देखिए, हमने नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे प्राइज दे दिए हैं। बोलेंगे हाँ यार मुझे तो एक भी प्राइज नहीं मिला, और जो मुझे मिला भी था एक बार मैंने क्रिकेट खेल के अच्छे से मिला था मुझे, कि लेकिन उसमें हमारे साथ 10 और बंदर थे। ये पूरे के पूरे एक प्राइज के पीछे देखिए, ये मान लीजिए प्राइज मिल गया है तो मेरे साथ 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10, ये देखिए एक प्राइज के पीछे सारे के सारे बंदर हैं यहाँ पकड़े हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे तो एक जन है और प्राइज ही प्राइज, प्राइज ही प्राइज, प्राइज ही प्राइज, ठीक है। तो देख रहे हैं इनका जलवा देखिए और हमारा देखिए जलवा। हम एक प्राइज को हम 10 11 लोग पकड़े हैं, लेकिन ये एक देखिए एक इंसान 50 प्राइज पकड़ा है। अब देखिए हम किसको दिलाने वाले हैं प्राइज? द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पुर्तगाल का प्राइज मिला है। क्या नाम है? सिटी की ऑफ ऑनर। क्या? सिटी की ऑफ ऑनर। ये प्राइज कहाँ का है? पुर्तगाल का है। और ये किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को, जो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति हैं। फिर देखिए, पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला है। किसको मिला है? पूरी देखिए, पुलिस सुरक्षा श्रेणी मतलब जो पुलिस है वो अच्छा काम कर रही, चाहे डिजिटल सुरक्षा हो, चाहे लोगों के यहाँ लोगों की रक्षा करने की बात हो। तो पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जो मिला है वो यूपी पुलिस को मिला है। यहाँ किसको मिला है? यूपी पुलिस। हाँ बिल्कुल, आप सही समझ गए हैं। जो वहाँ पे क्या हो रहा था, तो जो शूटिंग होती थी, फिर उसके बाद जितने गुंडे लोग रहते थे गुंडे लोग को निपटा दिया जाता था, तो आपको पता होगा ना। हाँ बिल्कुल, वो यूपी पुलिस उसके लायक है, बिल्कुल स्कॉच अवार्ड यूपी पुलिस। फिर देखिए मित्र भूषणम। मित्र भूषणम सम्मान किसको मिला है? ये देखिए फिर से आ गए नरेंद्र मोदी जी। ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। किस कहाँ का? श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान। क्या नाम है? मित्र भूषणम। और ये किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है।
फिर देखिए, लता दीनानाथ पुरस्कार, लता दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला है? कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, तो लता दीनानाथ पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला जी को मिला है। फिर देखिए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है। ठीक है, के कस्तूरी रंगन, आपने नाम बहुत सुना होगा पहले भी। तो ये इसरो के अध्यक्ष थे। क्या कस्तूरी रंगन के बारे में आपसे 2-3 स्टेट में कथन करने वाला होता है ना, तो वैसे वाला दे देगा, फिर बोलेगा कि, या फिर कथन करना नहीं दिया तो बोलेगा एक सही है, दो सही है, तीन सही है। तो आपको याद रखना है कि वो इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने ही जो नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी 2020, उसके जब उसको तैयार करने के लिए उनको ही अध्यक्ष बनाया गया था कि आप अध्यक्ष रहेंगे और कुछ लोग रहेंगे, आप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको तैयार करिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कस्तूरी रंगन, इसरो के भी अध्यक्ष थे। इनको कौन कौन सा प्राइज मिल चुका है? तो देखिए, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्मश्री मिला हुआ है। 3 प्राइज इनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कस्तूरी रंगन के बारे में। फिर देखिए, एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, एशियन क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वो है मोहसिन नकवी जी। ये पाकिस्तान के में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष है, और एशियन क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो है मोहसिन नकवी जी। एशियन क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं, एशियन क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? मोहसिन नकवी जी। अब देखिए, 2011-12 से 2022-23 तक भारतीयों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो ये हो जाएंगे 171 मिलियन लोग। हमें जहाँ तक याद आ रहा है, हमने जो जो पुराना करंट अफेयर था उसमें आपको बताया था 27 करोड़, वो एक्चुअल में 27% हो गया था। ठीक है, वो गलती से 27 करोड़ हो गया था। तो 27% थे, अब कितने हो गए हैं? तो अब एक्चुअल में ये हो गए हैं 5% के आसपास में। मतलब अत्यधिक गरीब जो लोग थे 2011-12 में 27 थे, अब आज के टाइम में बोलेंगे तो लगभग 5% है। तो आप उसको क्या करेंगे? उसको बोलेंगे भाई 27 करोड़ नहीं है, उस टाइम पे वो 17 करोड़ था। क्या? 17 करोड़। ठीक है, 17.1 करोड़ था। तो वही 17.1 करोड़ बोलिए या फिर 171 मिलियन बोलिए, बात वही है। 1 करोड़ में कितना मिलियन बोलेंगे? 10 मिलियन। 10 मिलियन का, सॉरी, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। ठीक है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो चलिए 171 मिलियन बोलिए, या फिर मान लीजिए अगर आपसे कोई बोलता है करोड़ में, तो आप बोलेंगे कितना? 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। वहाँ पे 27 होगा तो आप उसको चेंज कर लेना। ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिपोर्ट दिया था? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। किसकी? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। 171 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। करोड़ में बोलेगा 17.1 करोड़, मिलियन में बोलेगा 171 मिलियन को। फिर देखिए, भारत जो है वो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। देख रहे हैं, जो भारत है वो कितना 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। वो कब तक रखा है? 2047 तक 100 गीगावाट। कितना भी गीगावाट? तो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। फिर देखिए, 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? विधि आयोग के अध्यक्ष आपको याद रखना है दिनेश माहेश्वरी। कौन? दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आप बोलेंगे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी है, हमारा जीवन भी एक ही है, तो और हमारा स्वास्थ्य भी एक रहना चाहिए, मतलब हम स्वस्थ रहने चाहिए। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। फिर देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। फिर देखिए, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025। तो एशियाई योगासन, अब सीधी सी बात है योग के बारे में, और योग किसकी देन है? तो हमारे यहाँ भारत वालों की देन है। ठीक है, उसमें भी अगर आपसे कोई दार्शनिक का नाम पूछ देता है, मतलब किसने दिया था, तो बोलेंगे पतंजलि ने दिया। किसने? पतंजलि ने दिया था। तो योगासन सीधी सी बात हमारा इंडिया ही टॉप करेगा। तो योगासन में हमारे इंडिया का टॉप रैंक आया था, एशियाई योगासन हुआ था। ठीक है, उसमें। फिर देखिए, ओलंपिक 2028। ओलंपिक 2028 में क्रिकेट का आयोजन होने वाला है, और जो क्रिकेट का आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? यूएसए की। कहाँ पे? यूएसए की कैलिफोर्निया के पोमोना शहर में क्रिकेट का क्या हो जाएगा? तो आयोजन होगा। जो हमारा ये
2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे, लॉस एंजल्स में होगा ये, ठीक है। कब होगा, 2028 में होगा, 2028 में। और 2028 में कहाँ पे, यूएसए, यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा 2028 का ओलंपिक। उसमें क्रिकेट को शामिल कर दिया गया है। और क्रिकेट कहाँ होगा, तो यूएसए के कैलिफोर्निया के पोमोना शहर में। कहाँ पे, पोमोना शहर में, यूएसए के कैलिफोर्निया के। फिर देखिए, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में जसप्रीत बुमराह और महिला में स्मृति मंदाना। जसप्रीत बुमराह बहुत सारा प्राइज पाए हैं क्रिकेट में, ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। हमने बहुत सारे प्राइज लास्ट क्लास में भी कवर किए थे, इसमें भी हम देख रहे हैं। फिर देखिए, टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज या फिर सैन्य अभ्यास जिसे बोलते हैं, एक्सरसाइज या फिर सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो ये जो टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास है वो किसके किसके बीच में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास हुआ था, ठीक है। फिर देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा किस लिए चलाया गया था, तो जो म्यांमार में भूकंप आया था। ऑपरेशन सिंधु बताइए, ऑपरेशन सिंधु हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद है क्या, नहीं याद है, कोई बात नहीं, रिवीजन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे वरना आप भूल जाएंगे। इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, आप रिवीजन करके याद रखेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऑपरेशन ब्रह्मा बोलेंगे, म्यांमार में भूकंप से राहत हेतु ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तो म्यांमार में भूकंप आया था, उसे राहत के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। फिर देखिए, डस्ट लिख, डस्ट लिख सैन्य अभ्यास, डस्ट लिख सैन्य अभ्यास जो है उसका क्या है, तो बोलेंगे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिख सैन्य अभ्यास हुआ था, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं ना, अरे यार वो दुष्ट है, क्या वो दुष्ट है, वो दुष्ट है बकते रहता है, तो उज्बक, उज्बक है, ठीक है, उज्बक बकता रहता है, तो आप बोलेंगे डस्ट, डस्ट बोलेंगे उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिख सैन्य अभ्यास हुआ था। फिर देखिए, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है, क्या यूनेस्को की मेमोरी, समझ रहे हैं, मेमोरी याददाश्त है ना, रजिस्टर में भी एक चीज़ें हैं याददाश्त के रूप में, ऐसा समझिए। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के में शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया, देखिए, एक तो नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है और भगवत गीता को शामिल किया गया है। नाट्य शास्त्र को किसने रचित किया था, तो भरत मुनि ने रचित किया था। और जो भगवत गीता है उसकी रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी, ठीक है। जो भगवत गीता है वो भगवान कृष्ण के उपदेश पर आधारित है, ठीक है, भगवान कृष्ण के उपदेश पर आधारित है भगवत गीता। किसने लिखा, तो बोलेंगे वेद व्यास द्वारा ये रचित किया गया है। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा ये रचा गया है। फिर देखिए, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय, हाँ, जैसे यहाँ पे एक्चुअल में अभी जो निर्णय लिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, ठीक है। मान लीजिए कि पहले राष्ट्रपति जब कभी हमारा जो राज्यपाल रहता था, राज्यपाल के पास में अधिकार था कि वो या तो चीज़ों को एक्सेप्ट करे, उसको छोड़ दे, या फिर अपने जेब में रख ले। एक चौथा था कि वो राष्ट्रपति के पास में भेज सकता था। राष्ट्रपति के पास में जब भेजता था तो उसके पास अधिकार था कि वो जो भी उसके पास विधेयक लाया गया है उसको वो हमेशा के लिए रख सकता है, या फिर जवाब दे भी सकता है, नहीं भी सकता है, या फिर हमेशा अपने अपने पास में रख सकता है। ऐसा करके इसके पास अधिकार था। इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठा कोई, उसमें ये बोला गया कि नहीं भाई, अगर राज्यपाल आपको, क्या राज्यपाल कोई विधेयक आपको मतलब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया है कि भैया आप इसमें बताइए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, 3 माह के भीतर में, कितने, 3 माह के भीतर में वो निर्णय देगा। कितने माह के भीतर में, 3 माह के भीतर में अब उसको निर्णय देना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं, पॉलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि वो हमेशा के लिए रख सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको एक निश्चित टाइम में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है करंट में, वो निर्णय ये दिया है कि 3 माह के भीतर में, मान लीजिए राज्यपाल ने कोई विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया कि आप बताइए इसके बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए, तो राष्ट्रपति को 3 माह के भीतर में उसको निर्णय लेना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये करंट का भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फिर देखिए, नोलेन गुड़, क्या नोलेन गुड़ संदेश, ये जो मिठाई है इसको जीआई टैग मिला है। कौन सा, नोलेन गुड़, नोलेन गुड़ को ये अभी जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है, नोलेन गुड़ संदेश।
फिर देखिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज की बात आएगी तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी भयंकर बवाल चल रहा था, जो भी बाहर के लोग थे उनको जाके मार रहे थे। तो लैंग्वेज की बात आएगी तो आप बोलेंगे 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अब 1 से 5वीं तक में अब हिंदी वहाँ पढ़ाया जाएगा, मराठी रहेगा और साथ में अंग्रेजी वगैरह, मतलब 2-3 लैंग्वेज यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। फिर देखिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य। देखिए एक कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। डिसीजन ये आया था कि देखिए देखिए हमें तो ये पता है कि चलिए एसटी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, ठीक है। अब ये जो है इनमें क्या हो रहा है कि एक जन का जॉब लग गया। मान लीजिए कि आप एसटी में आते हैं और आप हैं प्रिंसिपल, अब आप प्रिंसिपल बन गए, फिर आपके पिताजी प्रिंसिपल हैं। तो अब आपके यहाँ प्रिंसिपल हैं पापा जी, तो सीधी सी बात है 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो आपको अच्छी वो सुविधा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो अब आपको अच्छी सुविधा दे दिए तो अगली बार अब आप भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब आपके यहाँ अच्छा खासा पैसा आ ही गया है, तो अपने बेटे को आप क्या करेंगे, यूएसए भेज देंगे फिर, या फिर दिल्ली भेज देंगे पढ़ने के लिए। अब आपका बेटा तो अच्छा हो गया, लेकिन ये देखेंगे तो ये जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो आपके ही परिवार में ही सीमित रह गया। ये देखिए कंटिन्यू, वैसे ही दूसरा परिवार रहेगा उसमें सीमित हो जाता है। जो एक्चुअल में जो एसटी वाले हैं, जो जिनको एकदम नीड है, वो लोग को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि नहीं भाई, इसमें भी उपवर्गीकरण करो, कि जो एक अच्छे दायरे में पहुंच गए हैं, अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, पहले इसका लाभ ले चुके हैं, तो उन लोग को बोलो कि भाई आप लोग को इतना ही परसेंट, 10% में ये लोग को सीमित रख दो, बाकी 90% जो है, या फिर कुछ जो क्षेत्र है उसमें जिसको नहीं मिला है कभी, उनको वैसे रखो। बहुत ही अच्छा शानदार डिसीजन था ये सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को डिसीजन नहीं पता है, बस कास्ट देखे और तुरंत यहाँ किसमें कूद गए कि नहीं भाई ये तो एकदम सुप्रीम कोर्ट ने गलत दे दिया है। तो जो नेता लोग हैं आपको भड़का दिया और आपने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा डिसीजन था कि इसमें उपवर्गीकरण कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसमें आपके ही कैटेगरी का जो, जिसको सच में नीड थी, जो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली था, उसको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसके परिवार का उद्धार होगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसे एसटी के लिए करो, ऐसे एससी के लिए कर दो, ठीक है, तो जनजातियों का वर्गीकरण कर सकते हो। तो ये पहले किसने लागू किया है, तो तेलंगाना ने लागू किया है। तेलंगाना ने एससी का उपवर्गीकरण किया है, बाकी कोई दूसरा उपवर्गीकरण कर ही नहीं पा रहा। सोचिए इतनी अच्छी चीज़ है लेकिन इसके बावजूद उपवर्गीकरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि लोगों को पता नहीं रहता है और तुरंत क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे कि मेरा तो रिजर्वेशन ख़त्म कर रहे हैं, संविधान पे खतरा आ गया है, अब इस तुरंत जाके वहाँ प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि यार ये तो हमारे लोगों के लिए ही अच्छा कर रहा है। लेकिन तेलंगाना जो सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, यहाँ पे अपनी क्या दिखाई, थोड़ा सा पावर दिखाया कि चलो यार मैं कर सकता हूँ। फिर देखिए भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया है, माधव नेशनल पार्क को। किसको, माधव नेशनल पार्क को या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 58 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। माधव नेशनल पार्क जो है वो है एमपी में, कहाँ पे है, एमपी में है। तो अभी हमारे पास टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं, तो टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। फिर देखिए ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म बनी है ऑस्कर में, तो वो अनोरा बनी है। कौन, अनोरा। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता बने हैं वो आपको याद रखना है, एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है। तो ऑस्कर के लिए आप याद कर सकते हैं, ये वैसे इसे आपके एग्जाम में तो बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन ये पीएससी वगैरह में पूछता था पहले ऐसे टाइम में। तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म बनी है वो ऑस्कर के लिए अनोरा, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो एड्रियन ब्रॉडी बने हैं। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, मतलब देख रहे हैं कितने ऑफ 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 हो गए, ठीक है। कोई बात नहीं, ये भी प्राइज आप नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। किसने दिया है, ये मॉरिशस की सरकार ने दिया है, और मॉरिशस का ये सर्वोच्च सम्मान है। अब भाई साहब देख रहे हो, अब आप कैसे याद करोगे, बोलोगे यार जितना बड़ा नाम है मैं तो मारी जावा, पढ़ पढ़ के ही मैं मारी जावा, इतना बड़ा नाम। तो मॉरिशस, क्या मैं इतना बड़ा नाम पढ़ के ही मारी जावा, मॉरिशस। मॉरिशस का जो प्राइज़ मिला है ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को। आप बोलेंगे यार मॉरिशस का मिल गया, घाना का मिल गया, नामीबिया का मिल गया, ठीक है, नामीबिया का मिल गया। पुर्तगाल का किसको मिला था, बोलेंगे पुर्तगाल का तो हमारे राष्ट्रपति जी को मिला था, ठीक है। चलिए
उसके बाद देखिए सेबी के नए अध्यक्ष, सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तुहिन कांत पांडे जी बने हैं। तो सेबी क्या करता है, जो स्टॉक का एक्सचेंज मतलब हमारा स्टॉक रहता है, जो आप बोल सकते हैं बीएसई हो गया या फिर एनएसई हो गया, ठीक है। और जो आप स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो सब चीज़ों के बारे में जो रेल रेगुलेशन करता है वो सेबी करता है। सेबी की स्थापना होती है 1992 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे जी बने हैं। फिर देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता नाम क्या है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, मतलब ऑटोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है। नाम क्या है, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी की जो आत्मकथा है उसका नाम है दिया सलाई। किसकी आत्मकथा है, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई। शिखर धवन ने भी एक आत्मकथा लिखा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्रिकेट के बारे में उन्होंने लिखा था। फिर देखिए एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार गणितज्ञ को दिया जाता है और इस बार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को दिया गया। किसको, एबेल पुरस्कार पहली बात तो गणितज्ञ को दिया जाता है, तो इस बार जापानी गणितज्ञ को दिया गया और उनका नाम क्या है, मसाकी काशीवारा। फिर देखिए नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण, नदी में जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन के बारे में गणना हुई है, डॉल्फिन आखिर कितने हैं, तो पहली बार ये गणना हुई है। और हमारे पूरे के पूरे भारत में कुल कितने डॉल्फिन है, नदी डॉल्फिन है, तो 63-27, कितने, 63-27, कितने, 63-27, ठीक है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखिए 63 है, आप इसको उल्टा कर दीजिए, 36 कर दीजिए, 13 में से 6 जाएंगे 7 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13-27। देखिए आप कुछ मत करो, 63 याद करो, 63 को उल्टा कर दो, फिर घटा दो, जो आ जाएगा 63-27। इतने हमारे पास डॉल्फिन है। मुख्य रूप से जो डॉल्फिन है वो कहाँ कहाँ पे है, गंगा में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है और सिंधु नदी में है। जो मतलब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उन्हीं में ही है, तीनों में। फिर देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप शर्म के मारे डूब मरोगे। हाँ, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया, उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर बना वो बर्नी हाट बना। कौन सा बना, बर्नी हाट बना, जो कि असम और मेघालय सीमा पर स्थित है। मतलब हमारे इंडिया का ही बर्नी हाट जो है वो सबसे प्रदूषित, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है बर्नी हाट, जो असम मेघालय सीमा पर स्थित है। फिर देखिए दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी, हमारी प्यारी दिल्ली, ठीक है। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित या पॉल्यूटेड जो कैपिटल है उसका नाम है नई दिल्ली। फिर देखिए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में आप देखेंगे फर्स्ट जो रैंक है उसका है फिनलैंड। फन, फन मतलब सीधी सी बात है, फन मतलब क्या होता है, मजाक, मजाक मतलब खुश, तो फिनलैंड तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए भारत का जो रैंक था खुशहाली रिपोर्ट में, देखिए 118वां रैंक, कौन सा, 118 रैंक, कितना, 118 रैंक है हम खुशहाली में। बताइए कितने खुश हैं, हम बोलोगे क्या खुश है यार, नौकरी है भाई, नौकरी लग जाएगी खुश हो जाएंगे, नौकरी लगने के बाद भी आप फिर से दुखी रहोगे। तो चीज़ें चलती रहती हैं, हमेशा इंसान कोई खुश नहीं रहता है। तो आपको फिर भी याद रखना है 118, क्या 118 है, आपको याद रखना है खुशहाली में, ठीक है। फिर देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो सड़क नेटवर्क है वो अब बन गया है इंडिया। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया है। और फर्स्ट रैंक पे बोलोगे तो यूएसए है, फर्स्ट रैंक पे यूएसए है और सेकंड पे है इंडिया, ठीक है। थर्ड पे हो जाएगा चाइना। फिर देखिए दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में इंडिया का फर्स्ट रैंक है, किसका, दुग्ध उत्पादन में इंडिया का फर्स्ट रैंक है। अब आप ये बताइए कि दुग्ध को बढ़ावा देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया था, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए या फिर दूध जो पशु हैं उनको दूध पशु प्रदाय करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया था, बताइए। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका भी आंसर आप खुद ढूंढेंगे, इसका आंसर हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। ढूंढेंगे तो लंबी टाइम तक वो चीज़ें याद रहती हैं। फिर देखिए नीति आयोग, नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो अध्यक्ष जो पीएम है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का भी अध्यक्ष पीएम रहते थे, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 से और इसके अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं।
उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। कौन? सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके जो सीईओ है वो है VVR, क्या VVR सुब्रमण्यम इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, सॉरी सीईओ हो जाएंगे। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और सीईओ जो है VVR सुब्रमण्यम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पॉलिटी में भी काम आता है, इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, और देखिए हम करंट अफेयर में भी पढ़ रहे हैं। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का जो विजेता था वो विदर्भ बना है। कौन बना है? विदर्भ रणजी ट्रॉफी का विजेता बनाया है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीता? विदर्भ ने जीता। और नीति आयोग की सीईओ कौन? तो बोलेंगे VVR। उपाध्यक्ष कौन? सुमन के बेरी। फिर देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ और 2025 में आयोजक कौन? बेटा हमारा यहाँ पे आयोजन हुआ था, ठीक है, आयोजन हुआ था यहाँ पे, लेकिन हमने पहले ही बोला हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे भाई, क्या पता कौन बम लगा के आए और वहाँ पे मार दे। हमने बोला नहीं भाई, हम तो अपना मैच नहीं खेलेंगे। तो भारत ने जो मैच खेले वो UAE में खेले। और आप, मुझे पता है आप तो क्रिकेट के फैन हो, है ना, और लवर भी हो, क्रिकेटर लवर, तो सीधी सी बात आपको पता होगा कि इसमें जीता कौन है। इंडिया जीता था चैंपियंस ट्रॉफी में, और न्यूजीलैंड के साथ इसका मुकाबला था। उप विजेता न्यूजीलैंड और जो विजेता था उसमें इंडिया था। थर्ड टाइम विजेता बना है ये इंडिया। कौन? तीसरी बार विजेता बना है चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया। पाकिस्तान इसका आयोजक देश था, लेकिन हमने UAE में खेला। तो आप बोलोगे आयोजक दो, बाकी जो टीमें थी सब पाकिस्तान में खेली, उनको जान प्यारा नहीं था। हमारे इंडिया वालों को बोले भाई नहीं, हम वहाँ नहीं खेलेंगे आतंकियों के बीच में, ठीक है। विजेता भारत और उप विजेता न्यूजीलैंड। फिर देखिए WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025, ये जो हुआ था ये तीसरा संस्करण था, तीसरा संस्करण वुमेन्स प्रीमियर लीग का। अब बोलेंगे IPL जो हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना, जो मेल वाला होता है, वो कौन सा संस्करण था? वो था, बताइए बताइए बताइए, बता दूं आपको? बोलेंगे आप सब छोड़ दे, चलिए बता देता हूँ, 18वां संस्करण था, ठीक है, 18वां। और लोकसभा जो चुनाव था वो भी 18वां ही था, ये भी आपको याद रखना है। वुमेन्स प्रीमियर लीग अभी शुरू हुआ है, ये थर्ड संस्करण था। तीसरे संस्करण में कौन जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता था। मेल में RCB ने जीता। क्या मेल अगर बात की जाएगी तो RCB ने जीता। वुमेन में किसने जीता? मुंबई ने जीता। और उप विजेता कौन रहा? दिल्ली कैपिटल्स। तो एटलीस्ट आपको विजेता का नाम याद रखना है कि मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। फिर देखिए ICC महिला वनडे विश्व कप का आयोजन। क्या ICC महिला वनडे विश्व कप का आयोजन 2025 में होगा, और कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। तो ICC महिला वनडे विश्व कप, महिलाओं का जो वनडे का विश्व कप होने वाला है, अगर सोचिए कि मेल का होता तो अभी हाहाकार मचाता, महिलाओं का है इसलिए लोग पता नहीं कर पा रहे, लेकिन इंडिया में होने वाला है। फिर देखिए चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान 5 मिशन जो है वो भारत और जापान दोनों मिलके करेंगे। और जापान का जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है JAXA, इसके सहयोग से बनाया गया। तो इंडिया और जापान ये दोनों लोग मिलके चंद्रयान 5 को मिशन को लॉन्च करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए इंद्र नौसैनिक अभ्यास। कौन सा? इंद्र नौसैनिक अभ्यास, बताइए। इंद्र नौसैनिक अभ्यास किससे किसके बीच में हुआ? इंद्र नौसैनिक अभ्यास, देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, इंद्र लिखते हैं ना, देखिए इंद्र, ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया? इंडिया हो गया और यहाँ रसिया हो गया। तो इंडिया और रूस के बीच में जो भी यहाँ पे नाम वगैरह लिखे जाते हैं, बहुत सारे नाम से ऐसे ही हो जाते हैं, तो इंडिया और रूस के बीच में हो गया इंद्र नौसैनिक अभ्यास। फिर देखिए वरुण, वरुण कभी भी होगा तो भारत और फ्रांस के बीच में ही होगा। तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण नौसैनिक अभ्यास हुआ था। और अब फ्रांस से हमने कितने राफेल खरीदने वाले हैं? 26 राफेल खरीदने वाले हैं हम फ्रांस से। कभी भी हम राफेल खरीदेंगे तो फ्रांस से ही खरीदेंगे। फिर देखिए क्रू 9 मिशन। क्या क्रू 9 मिशन? सुनीता विलियम्स और जो वुच विल्मोर थे ये अंतरिक्ष में फंस गए थे। फिर क्रू 9 मिशन के तहत में इनको पृथ्वी पर लाया गया, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। तो क्रू 9 मिशन काहे के लिए था? सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन से वापस लाने के लिए पृथ्वी पर। फिर देखिए वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं हमारे इंडिया में, कितनी है? 14 हैं। कितनी महारत्न कंपनियां? 14 हैं। 14वीं महारत्न कंपनी ये नवंबर 2024 में बनी थी, तो पहले बनी थी। फिर भी आपको याद रखना है, जो 14वीं महारत्न कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
और जो नवरत्न कंपनियां हैं हमारे पास में अभी करंट में 26 हैं। कितनी है? 26 है। तो नवरत्न कंपनियां 26 हैं और महारत्न कंपनियां हैं 14। फिर देखिए, निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया। ठीक है, कौन पेश करते हैं बजट को? तो वित्त मंत्री पेश करते हैं। कौन? वित्त मंत्री। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो बजट पेश किया किसने किया? वित्त मंत्री। नाम क्या है? मुझे पता है, टोपी भैया, टोपी भैया। फिर देखिए, निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया। और ये जो बजट है ये कौन से कितनी बार वो पेश कर चुकी हैं? तो बोलेंगे 7 बार कर चुकी थी, 8वीं बार उन्होंने पेश किया है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया है वो कब पेश किया है ये भी आपको याद रखना है। फरवरी में, 1 फरवरी को। कितना? 1 फरवरी को पेश किया था इन्होंने। फिर देखिए, बीमा क्षेत्र में एफडीआई। क्या? बीमा क्षेत्र में एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब आपको पता है? बताइए क्या होता है एफडीआई? आप अभी रट्टा तो मार लोगे, क्या होता है? देखिए, मुझे क्या करना है, एक ठो यहाँ पे उद्योग लगाना है। ठीक है, और ये उद्योग किसका है? चलिए मैं लगा देता हूँ किसके लिए। एक हम यहाँ पे पेन बनाने वाले हैं, और ये पेन जो रहेगा उसका नाम रहेगा क्या? सुरेश पेन। क्या? सुरेश पेन। ये सुरेश पेन करके हमने। अब मुझे क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। अब ना मेरे पास पैसे है, ना फूफा के पास पैसा है, ना ताऊ के पास, ना मौसा के पास, ना मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे सारे गरीब दोस्त। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? सरकार पैसा दे नहीं रही है। अब यहाँ पे हमें पता चला भाई, अब देखिए, क्या ये कोई विदेशी था, वो चाह रहा था कि अगर यहाँ पे पेन का यहाँ पे अगर ये उद्योग लग जाएगा तो कल कमाऊंगा तो बहुत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेन की कमी है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए उद्योग ही नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, तो ये विदेशी यूएसए से देख रहा था सब चीज़ कि यार यहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रायपुर में। क्या करेगा वो? बोलेगा भाई 1 करोड़ पकड़ो, 1 करोड़ पकड़ो। 1 करोड़ दे देगा। और यहाँ से तो ये जो पैसा दिया ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष विदेशी। विदेशी है कि नहीं? बोलेंगे हाँ ये विदेशी है। प्रत्यक्ष भी है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर दिया उसने। ठीक है, और बोलेगा भाई मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ, जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा उसका 5% 10% मुझे चाहिए। 1 करोड़ लगा रहा हूँ मैं, 5% इसका प्रॉफिट रखते जाऊँगा। ठीक है, और बाद में मुझे पूरा 1 करोड़ चाहिए भी। ऐसे करके तो ये निवेश होता है। ठीक है, तो पहले जो बीमा क्षेत्र है ना, जो बीमा क्षेत्र होता है, बीमा क्षेत्र में पहले जो एफडीआई था या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था, वो लोग 74% था पहले। अब कितना हो गया है? अब 100%। तो बीमा क्षेत्र में अब जो विदेशी लोग हैं वो लोग निवेश कर सकते हैं, लोगों का बीमा करवा सकते हैं कि भाई चलो आप लोग बीमा कर लो। और अब उनको लोग कितना हो गया है? तो 100%। अब पूरे के पूरे लोग अब चाहे तो यहाँ पे बीमा करा सकते हैं। पहले रिजर्वेशन था कि 74% आ सकते हैं, 26% तो इंडिया के रहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिसको जिसको मन कर रहा है वो आए और यहाँ पे बीमा क्षेत्र में निवेश करे। फिर देखिए, मिसेज वर्ल्ड। मिसेज वर्ल्ड 2025 ये कौन बनी है? तो ये तेस्गो गेलई बनी है। मिसेज वर्ल्ड कौन बना है? तो बोलेंगे तेस्गो गेलई बना है। अब बताइए कि सुजाता का क्या बनी थी? क्या सुजाता क्या बनी थी? बताइए, सुजाता कहाँ की थी? सुजाता जो थी वो थाईलैंड की थी। और क्या बनी थी बताइए? चलिए, फिर देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है उसको। ठीक है, फिर देखिए वुमेन ऑफ द ईयर। वुमेन ऑफ द ईयर कौन बना है? देखिए, टाइम जो पत्रिका मैगजीन होती है, पत्रिका टाइम पत्रिका वाली जो मैगजीन आती है, उसके अकॉर्डिंग जो वुमेन ऑफ द ईयर बनी है उनका नाम है पूर्णिया देवी वर्मन। इम्पॉर्टेंट है ये। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। जो पूर्णिया देवी वर्मन जी हैं ये भारतीय जीव विज्ञानी है। क्या है? भारतीय जीव विज्ञानी है पूर्णिया देवी वर्मन। और इनको मिला है वुमेन ऑफ द ईयर प्राइज। टाइम्स पत्रिका की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया था वुमेन्स ऑफ द ईयर। कौन? पूर्णिमा देवी वर्मन। फिर देखिए, यूके का नाइटहुड सम्मान। क्या? यूके का नाइटहुड सम्मान। यूके का जो नाइटहुड सम्मान मिला है वो मिला है नटराजन चंद्रशेखरन को। किसको? नटराजन चंद्रशेखरन को। तो यूके वाले ने किसको दिया है? नटराजन चंद्रशेखरन को। टाटा, जो कि टाटा समूह के चेयरमैन थे, इनको मिला है क्या? बोलेंगे नाइटहुड सम्मान यूके का। तो यूके का नाइटहुड सम्मान किसको मिला है? नटराजन चंद्रशेखरन को। फिर देखिए, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री। और ये पहले अंतरिक्ष यात्री कौन? भारतीय, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। ये आपको याद रखना है, शुभांशु शुक्ला जी। कौन? शुभांशु शुक्ला जी। तो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। फिर देखिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025, इसमें इंडिया का फर्स्ट रैंक है। ये रक्षा बजट, आखिर में हमारी जो सेना है वो कितनी पावरफुल है, ठीक है, रक्षा बजट में कितना खर्च कर रहे हैं उस बेस पे निकालते हैं। और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में इंडिया का 4th रैंक है। बस थोड़ा सा और पढ़ना है। फिर देखिए जनवरी 2025 तक भारत में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने की क्षमता हो गई है, ठीक है। तो जो देखिए जनवरी 2025 तक हमने ये प्लानिंग किया था कि 2025-2026 तक में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादित करेंगे। लेकिन हमने जनवरी 2025 मतलब जो हमने टारगेट बनाया था उससे पहले ही इसको कवर कर लिया। तो आपको याद रखना है जनवरी 2025 तक हमने 100 गीगावाट, कितना? 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिए हैं। और 100 गीगावाट अगर आप बोलेंगे, ये हम परमाणु ऊर्जा हासिल करने वाले हैं। जो हमारा टारगेट है वो है 2047 तक, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नक्सल मुक्त राज्य घोषित। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो आपको टॉप में हमेशा राजस्थान रखना है। किसको? राजस्थान को रखना है। राजस्थान, सौर ऊर्जा की बात आएगी तो राजस्थान आप टिक कर देना, ठीक है। फिर देखिए नक्सल मुक्त राज्य घोषित, अभी हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। किसको? कर्नाटक को। फिर देखिए पक्षी गणना सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? पक्षी गणना मतलब यहाँ पे जो पक्षियाँ हैं वो अलग अलग प्रजाति की हैं। किसी का मुंह छोटा, कोई किसी का पूंछ लंबा, ऐसे करके। तो जो इनकी प्रजातियां हैं वो अलग अलग प्रजातियां। तो पक्षी गणना सूची में शीर्ष स्थान पर कौन? तो पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। पासे पक्षी पाछे पासे पश्चिम बंगाल। 543 प्रजातियां। प्रजाति मत याद रखिए, बस याद रखिए कि पश्चिम बंगाल ने पक्षी गणना में टॉप किया है। फिर देखिए लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो लगातार 7वीं बार जो सबसे स्वच्छ शहर बना है उसका नाम है इंदौर। हमने आपको बताया था 10 लाख, क्या 10 लाख प्लस वाले में कौन बना है? तो वो जो है वो अहमदाबाद बना है। कौन? अहमदाबाद। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी थी। 10 लाख प्लस वाले की बात हो जाएगी तो आप किसको टिक करेंगे? अहमदाबाद को। वही का अगर सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे तो बोलेंगे इंदौर। इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। 10 लाख प्लस वाले में अहमदाबाद। वही का 20,000 से कम वाले में किसको आप बताइए? तो बोलेंगे बिल्हा को। किसको? बिल्हा को, जो कहाँ पे है? बिलासपुर में है। 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बन गया है? इंदौर बन गया है। वेटलैंड सिटी में किसको शामिल किया गया है बताइए? वेटलैंड सिटी में हमारे इंडिया में 2 शहरों को शामिल किया गया है। वेटलैंड सिटी में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब आप याद करिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके देखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का जो नया चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं। कौन? अन्य चुनाव आयुक्त। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार, और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, एक जन का नाम है विवेक जोशी और एक जन का नाम है सुखबीर सिंह संधू। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अन्य चुनाव आयुक्त एक जन विवेक है, एक जन है सुखबीर। ज्ञानेश, विवेक, सुखबीर ये चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश मुख्य है, उसके बाद विवेक और सुखबीर ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं। फिर देखिए फोर्ट विलियम जो कोलकाता में था, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। क्या? विजय दुर्ग इसका नामकरण कर दिया गया है, फोर्ट विलियम, ठीक है। ये कहाँ पे था? कोलकाता में था। अंग्रेजों ने बनवाया था इसको, है ना। हिस्ट्री में आप पढ़े हैं क्या? हाँ पढ़े हैं, हमने ही पढ़ा है आपको, ठीक है। तो फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और विजय दुर्ग इसका नाम रख दिया गया है। फिर देखिए भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी। तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, नाम बोलेंगे एआई यूनिवर्सिटी जो बनने वाली है वो महाराष्ट्र में बनेगी। तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल अगर आपको एआई वाली चीज़ें आती है तो आपको जॉब लगभग फिक्स हो जाएगा। तो भारत की पहली एआई इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित होगा। फिर देखिए डीप सीक एआई। क्या? डीप सीक एआई
ये जो एआई ऐप है, डीपसीक एआई ऐप है, ये किसके द्वारा है बनाया गया है? तो चीन के द्वारा। चैट जीपीटी किसके द्वारा बनाया गया था बताइए? चैट जीपीटी ये यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था बताइए? भारत भारत क्षेत्र ऐसे करके कुछ हमने बताया था, जो कि भाषा के लिए था। किसके लिए था? भाषा के लिए था। ठीक है, तो एआई वाली चीज़ें आप याद रखें, क्योंकि आजकल एआई का ही युग आ गया है। एआई से क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ वो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में हुआ। ये कौन से क्रम का था? तो वैसे याद नहीं रखना है, 38वें क्रम का था। आप चाहे तो ना याद रखें वो भी चल जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय खेल हुआ, नेशनल गेम हुआ, वो उत्तराखंड में आयोजन हुआ। इसका जो शुभंकर है वो मौली था। क्या? मौली या मोनाल पक्षी। और इसमें जो वाक्य था, संकल्प से शिखर तक। क्या वाक्य था? संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक इसका टैग लाइन था। संकल्प से शिखर तक इसका टैग लाइन था। शुभंकर था मौली। फर्स्ट रैंक आया सर्विसेज का। सेकंड रैंक आया है महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। तो नेशनल गेम बोलेंगे उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है। आपको याद है क्या? बिल्कुल याद है। शुभंकर मौली है ना, टैग लाइन संकल्प से शिखर तक, फर्स्ट रैंक सर्विसेज। छत्तीसगढ़ का मत पूछो भाई, बहुत गंदी स्थिति है। मैं यहाँ पे इसीलिए लिखा भी नहीं, 25वां रैंक है, क्या लिखोगे यार उसको। फिर देखिए बीसीसीआई। बीसीसीआई अवार्ड। बीसीसीआई अवार्ड जो है उसमें पॉली उमरीगर अवार्ड ये जो मिला है वो पुरुष में किसको मिला है? बुमराह को। और महिला में मिला है किसको? स्मृति मंधाना को। अभी हमने एक और पढ़ा था आज की ही क्लास में स्टार्टिंग में। ठीक है, वो जो अवार्ड मिला था वो भी जसप्रीत बुमराह, और महिला में स्मृति मंधाना को मिला था। और पॉली उमरीगर भी ये भी मिला है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। फिर देखिए नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है उसकी जो विनर रहे हैं वो फर्स्ट रैंक था। किसका? तो बोलेंगे हरियाणा का। नेशनल पैरा एथलेटिक। पैरा एथलेटिक का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं दिव्यांग है, या तो हाथ में प्रॉब्लम है, कान में, पैर में कहीं ना कहीं दिक्कत है, उन लोग को हम पैरा बोलते हैं। पैरा एथलेटिक्स में फर्स्ट रैंक किसका है? तो बोलेंगे हरियाणा का। और आज की हमारी लास्ट स्लाइड है ये। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर या फिर अवार्ड किसको मिला है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2025। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड मिला है किसको? मनु भाकर जी को। क्या? मनु भाकर जी को। और इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? पैरा मतलब कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जो डिसेबल है उन लोग की बात हो रही है, तो ये अवनी लेखरा जी को मिला है जो कि शूटिंग से संबंधित है। और मनु भाकर जी ये भी निशानेबाजी या शूटिंग से ही संबंधित ये भी है। तो पैरा अगर बीबीसी की बात हो जाएगी तो मनु भाकर और अवनी लेखरा जी हैं, दोनों क्या हैं? शूटर हैं। फिर देखिए सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास एक्वेरिन। एक्वेरिन जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो किसके किसके? भारत और मालदीव के बीच में हुआ है एक्वेरिन सैन्य अभ्यास। और देखिए मणिपुर। मणिपुर के जो पहले सीएम थे उन अभी लेटेस्ट में वो वीरेंद्र सिंह थे। कौन? एन वीरेंद्र सिंह। लेकिन ये अच्छे से संभाल नहीं पाए, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या? इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया है। 11वीं बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है। कहाँ पे? मणिपुर में। तो मणिपुर में अभी कौन सा शासन है? राष्ट्रपति शासन है। एक वेरिन भारत और मालदीव के बीच में। बीबीसी में आपको याद रखना मनु भाकर और अवनी लेखरा। ठीक है, ऐसे करके जब आप इसमें आएंगे राष्ट्रीय खेल में तो उत्तराखंड में हुआ मौली या फिर मोनाल पक्षी। इसका जो था शुभंकर था फर्स्ट रैंक सर्विसेज। सेकंड महाराष्ट्र। संकल्प से शिखर तक इसका टैग लाइन हो गया। बीसीसीआई में पॉली उमरीगर अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टॉप किया है हरियाणा ने। ठीक है, ऐसे अब बस इधर चलते जाइए। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अन्य चुनाव आयुक्त विवेक और सुखबीर हो गए। फोर्ट विलियम का नाम हो गया है विजय दुर्ग। बस ऐसे ही आप पढ़ते जाइए, आपका आराम से याद हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हमने आपको समझाई है आपको समझ में आई होंगी। बस आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। आज आपने पढ़ लिया है हमसे ये जो पीडीएफ, इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा के उसके बाद आप एक बार और पढ़ लेना। 2 बार में आपको अच्छा हो जाएगा। फिर आप 3 दिन बाद फिर से इसको पढ़ लेना, फिर से 1 हफ्ते बाद पढ़ लेना। आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप एग्जाम टाइम में अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपको याद रहेगा। धन्यवाद।